नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग के डिसीजन से हमारी इकोनॉमी को किस तरह से इफेक्ट करता है। इस प्रेजेंटेशन में हम आरबीआई के रेट कट और अलग अलग तरह के इन्फ्लेशन टाइप्स के इफेक्ट को सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम एजेंडा देखेंगे जो कि एक रोड मैप प्रोवाइड करेगा आज की इस वीडियो का। आज की इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे जो कि हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आरबीआई का रोल, उसके मॉनेटरी टूल्स, फिर उसके बाद देखेंगे ग्लोबल रीसेंट ट्रेंड्स को, जैसे कि फेड रेट कट का आरबीआई के डिसीजन पर कैसे असर पड़ता है। आरबीआई अगर रेट कट करती है या नहीं करती, उस सब का इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा। फिर हम नजर डालेंगे आरबीआई कौन कौन से इन्फ्लेशन टाइप्स को मॉनिटर करती है और क्यों। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई का इंडियन इकोनॉमी पर क्या रोल रहता है। आरबीआई का प्राइमरी रोल होता है प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर करना। इसके लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट सेट करती है, जैसे कि रेपो रेट, जो वो बैंकों को लेंड करने के लिए चार्ज करती है। रेपो रेट बढ़ने से लोन एक्सपेंसिव हो जाते हैं और डिमांड कम हो जाती है, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। सिमिलरली, अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है तो रेपो रेट को कट किया जा सकता है ताकि डिमांड और बोरोइंग को इंक्रीज किया जा सके। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अगर लोगों की घरों की ईएमआई कम हो जाए तो लोग ज्यादा लोन लेने के लिए रेडी होते हैं, जो मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज करता है। आगे देखते हैं कि किस तरह से ग्लोबल ट्रेंड्स जैसे कि यूएस फेड रेट कट आरबीआई के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर। ऐसा कि हम जानते हैं कि फेड ने अभी अपनी रीसेंट मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है। उससे यूएस और ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा रिटर्न पाने के लिए इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में इन्वेस्ट करने आते हैं। अगर इंडिया में ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो रुपी अप्रिशिएट होता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रुपी का एक्सपोर्ट्स पर नेगेटिवली असर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इंडियन गुड्स फॉरेन बायर्स के लिए महंगे हो जाएंगे। ये ग्लोबल ट्रेंड इनडायरेक्टली आरबीआई पर प्रेशर डालता है कि वो भी अपनी रेट पॉलिसी को एडजस्ट करे। रिसेंटली अक्टूबर में आरबीआई ने अपने रेट कट को 6.5% पर स्टेबल रखा और अपने स्टांस को न्यूट्रल रखा। न्यूट्रल स्टांस का मतलब है आरबीआई अब ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच लेना चाहती है, जिससे वो फ्यूचर में क्विक रिस्पॉन्ड कर सके अगर इन्फ्लेशन या ग्रोथ में कोई भी मेजर चेंज आए तो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन अचानक बढ़ता है तो रेट्स होल्ड या इंक्रीज भी कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि अगर आरबीआई रेट कट कर देगी तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर किस तरह से होगा। अगर आरबीआई रेट कट करती है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाने की उम्मीद रहती है, क्योंकि लोन और फाइनेंसिंग सस्ती हो जाती है। कंज्यूमर स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को बूस्ट मिलता है। जैसे अगर आपके होम लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। इसके बाद आपके पास स्पेंडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस कैश बच जाएगा। इसका असर ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट सेक्टर्स पर भी होता है, क्योंकि ये सेक्टर्स लोन बेस्ड डिमांड पर डिपेंड करते हैं। लेकिन रिस्क भी है, जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा रिस्क ये है कि असेट बबल भी फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई हो जाते हैं जब डिमांड बढ़ती है। दूसरे सिचुएशन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अगर आरबीआई रेट कट नहीं करती तो क्या असर होगा। अगर आरबीआई अपने रेट कट को होल्ड करती है या इंक्रीज करती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है, जो कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। इसका एग्जाम्पल ऐसे दिया जा सकता है कि अगर ईएमआई ज्यादा है तो लोग अपनी स्पेंडिंग कंट्रोल में रखते हैं और डिमांड कम रहती है। इसका असर इन्फ्लेशन पर पड़ता है, प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, परचेजिंग पावर मेंटेन रहती है। आरबीआई अपने डिसीजंस के लिए बहुत तरह के इन्फ्लेशंस को मॉनिटर करती है, जिससे कि ओवरऑल ट्रेंड को समझा जा सके। हर इन्फ्लेशन टाइप इकोनॉमी के एक स्पेसिफिक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कंज्यूमर प्राइसेस, होलसेल प्राइसेस, इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस। ये सब मिलकर आरबीआई को एक बैलेंस्ड व्यू देते हैं कि कहाँ पर इंटरवेंशन जरूरी है। पहला इन्फ्लेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन मेजर करता है कि जैसे हम डेली चीजें खरीदते वक्त फील करते हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर,
ये डायरेक्टली कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर और बजट को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सीपीआई इन्फ्लेशन 5% है और आपका इनकम स्टेबल है, तो आपके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे क्योंकि प्राइस बढ़ चुके हैं। सीपीआई ही वो मेन इंडिकेटर है जिसे आरबीआई यूज करती है अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजंस के लिए। दूसरा इंडेक्स है होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन होलसेल लेवल पर प्राइसेस को मेजर करता है। ये वो प्राइस है जो मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स खुद पे करते हैं। इसका रिटेल प्राइस पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ाएंगे। WPI एक अर्ली सिग्नल है जो बताता है कि आने वाले टाइम में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है सीमेंट का होलसेल प्राइस बढ़ गया तो कुछ महीने बाद घर बनवाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा और इसके चलते कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। कोर इन्फ्लेशन बताता है चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन इसमें फूड और एनर्जी सेक्टर्स इंक्लूड नहीं होते क्योंकि ये दोनों ही चीजें बहुत वॉलेटाइल होती है। कोर इन्फ्लेशन एक स्टेबल ट्रेंड शो करता है और बताता है कि अंडरलाइंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्या चल रहा है। जैसे कि अगर फूड और फ्यूल प्राइसेस कम हो रहे हैं और बाकी चीजें बढ़ रही हैं, तो कोर इन्फ्लेशन से पता चलेगा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन स्टेबल है या नहीं। आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस लेती है। अगला इन्फ्लेशन है फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन एंड फूड आइटम्स के प्राइसेस को मेजर करता है और हाउस होल्ड के बजट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। फ्यूल इन्फ्लेशन फ्यूल और एनर्जी प्राइसेस का ट्रेंड शो करता है जो इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट पर असर डालता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है। डायरेक्टली हर घर पर इसका असर होता है। फ्यूल इन्फ्लेशन इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगला इन्फ्लेशन है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन तब होता है जब इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और या फिर रुपी वीक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ऑयल का प्राइस ग्लोबली बढ़ जाता है या रुपी डॉलर के अगेंस्ट कमजोर हो जाता है तो इंडिया को ऑयल महंगा पड़ेगा। इसका सीधा सीधा असर इकोनॉमी पर और उसके एस्पेक्ट्स पर पड़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है जो बाकी सब प्राइसेस को अपने आप इंक्रीज कर देती है। ये आरबीआई के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कंट्रोल आरबीआई के कंट्रोल से बाहर होता है। आरबीआई अपनी डिसीजन मेकिंग में इन सब फैक्टर्स को कैसे कंसिडर करती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई जितने भी इन्फ्लेशन हमने डिस्कस किए हैं उन सब इन्फ्लेशन को बैलेंस करके डिसीजन लेती है ताकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस मेंटेन हो सके। आरबीआई का मेन फोकस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, पर वो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखती है। जैसे अगर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता है और कोर इन्फ्लेशन स्टेबल है तो आरबीआई शायद रेट्स को होल्ड कर सकती है। आने वाली दिसंबर में आरबीआई की मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जा सकता है, इसे समझते हैं। नवंबर 12 को नेक्स्ट सीपीआई डेटा रिलीज होगा जो आरबीआई के दिसंबर पॉलिसी मीटिंग के लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होगा। दिसंबर 4 से 6 को आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग होगी और वहां पता चलेगा कि आरबीआई रेट कट करेगी या होल्ड पर रखेगी। अगर हम सब चीजों को समराइज करें तो इस वीडियो में आज हमने समझा कि कैसे आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन डेटा को मॉनिटर करती है। हर इन्फ्लेशन टाइप को मॉनिटर करना इसलिए जरूरी है कि वो इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाता है। रेट कट से ग्रोथ बूस्ट हो सकती है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क भी साथ में रहता है। अगर रेट्स को ना बढ़ाया जाए, सेम वैल्यू पर होल्ड किया जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। इन कंक्लूजन, आरबीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। हर तरह की इन्फ्लेशन आरबीआई के लिए एक स्पेसिफिक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जो आरबीआई की पॉलिसी डायरेक्शन को शेप करता है। दिसंबर में आरबीआई की पॉलिसी डिसीजंस और इन्फ्लेशन डेटा हमें अगला डायरेक्शन दिखाएंगे। अगर आपकी कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं या आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताइए। थैंक यू।